सर रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर हम रिवाइज करें तो सर क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस? रेजिडेंशियल स्टेटस को सबसे पहली चीज एक बात ये भी ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजन दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। आप रेजिडेंशियल स्टेटस आपका कैसे होगा, अगर आप 182 डेज रह लोगे तो आपका रेजिडेंशियल, लेकिन सिटीजनशिप कैसे होगा? सिटीजनशिप लेने के दो तरीके होते हैं, हर कंट्री के नियम अलग अलग है। अब इंडिया के अंदर सिटीजनशिप अगर लेना है तो एक तो इंडिया में आपको बॉर्न होना है और आपके मम्मी पापा में से कोई एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, तब जाके आप इंडियन सिटीजन बनोगे। लेकिन ये 1982 से पहले अगर आप इंडिया में बॉर्न हो जाते थे, आपके मम्मी पापा चाहे कहीं के भी हो, तो आप इंडियन सिटीजन माने जाते थे। लेकिन थोड़ा नियम बदल दिया गया कि अगर आप इंडिया में पैदा होते हो, इंडिया में बॉर्न होते हो, तो आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। दूसरा तरीका है कि आप इंडिया में रहने वाले मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे जो स्पाउस है वो शादी कर ले कोई फॉरेन, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है। तीसरा तरीका, आप बहुत दिनों तक रह रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। आपको अप्लाई करना पड़ेगा होम मिनिस्टर को और उनके कुछ प्रोसेस है लीगली, वो पूरा करना पड़ेगा। काफी सारे सोचते हैं कि आधार कार्ड बन गया तो इंडियन सिटीजन, नहीं भाई, अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके आधार कार्ड तो है ही नहीं आज के डेट पे भी, तो क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? वो हैं। आधार कार्ड कभी भी क्लासिफाई नहीं करेगा आपके सिटीजनशिप को। सिटीजनशिप के लिए जो कंडीशन सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आपका इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो सर क्या सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग चीज है? हाँ भाई, दोनों अलग अलग चीज है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए तो मात्र आपको 182 दिन रहना, हो गए आप रेजिडेंट। लेकिन सिटीजनशिप के लिए आपको तो बहुत सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा तब बनोगे। अब बताओ, क्या एवरी रेजिडेंशियल, जो भी जिसका एवरी रेजिडेंट, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप मुझे बताना, हर एक रेजिडेंट क्या सिटीजन हो सकता है इंडिया का? मेरा क्वेश्चन है कि हर एक रेजिडेंट, जितने भी रेजिडेंट है सभी इंडिया के सिटीजन होंगे? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एवरी रेजिडेंट इज इंडियन सिटीजन। अब रेजिडेंट होने के लिए तो नो आंसर आ गया। रेजिडेंट होने के लिए तो भैया ब्रेटली भी अगर इंडिया के अंदर 182 दिन घूम लेता है तो रेजिडेंट हो जाएगा, तो क्या वो इंडियन सिटीजन है? नहीं। लेकिन हर एक सिटीजन वो रेजिडेंट हो सकता है, मतलब सिटीजन रेजिडेंट हो सकता है लेकिन हर एक रेजिडेंट सिटीजन नहीं हो सकता। और हर किसी को ना देश का एक ही सिटीजन ले सकता है। अब जैसे मान लो मैं इंडिया का सिटीजन हूं, अगर मैं भारतीय हूं तो मैं चाहूं यूएस में भी अपना सिटीजन ले लूं, तो नहीं हो सकता ऐसा। अगर मैं यूएस के अंदर अपना सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड लूंगा तो मेरी भारत की सिटीजनशिप क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो हम दो देश के सिटीजन भी नहीं हो सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, आपने सुना होगा कि ये वहां का भी नागरिक है, यहाँ का भी नागरिक है, तो कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है, तो उस केस में होगा। लेकिन जो लॉ कहता है, बोलता है कि भैया आपको एक ही देश की नागरिकता मिलेगी। खैर, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर? हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं सर? हम पढ़ चुके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपके दो कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन है और एक एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन कहता है 182 डेज कंप्लीट करो, अगर इसमें नहीं हो पा रहे तो आपको करना पड़ेगा 60 और 365 लास्ट 4 ईयर में कंप्लीट। अगर आप ये भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर आप कर देते हो तो आप रेजिडेंट हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में सिर्फ 182 डेज चलेगा, तीन केस में, इंडियन ओरिजिन, क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए बाहर जाते हो। एडिशनल कंडीशन कहता है आपको 2 बार रेजिडेंशियल होना पड़ेगा 10 साल में, 730 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा पिछले 7 सालों में। अगर आप बेसिक और एडिशनल दोनों कर देते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके अलावा एक और यहां पे डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा रहे हो फॉरेन इनकम को छोड़ के, और वो कहीं और टैक्स नहीं लगा हो, कहीं और टैक्स नहीं हुआ हो, जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे कुछ इनकम पे टैक्स है ही नहीं, जैसे आप मान लो गल्फ कंट्री बहुत सारी है जहां पे इनकम टैक्स होता ही नहीं है, या फिर आप मॉरिशस देख लो, वहां पे भी टैक्स का इंप्लीमेशन नहीं है। तो आपके अगर किसी कंट्री में आपने इंडिया से पैसे कमाए 15 लाख रुपए से ज्यादा और कहीं इस पे ऊपर टैक्स नहीं लगा है,
अगर इस 15 लाख रुपए पे कहीं टैक्स लग चुका है कहीं बाहर देश में आपका, तो फिर आप रेजिडेंट नहीं हो। अगर कहीं दूसरे कंट्री में इस पे टैक्स आपने नहीं भरा है तो आप डीम रेजिडेंट मान लिए जाओगे 61A के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने देखा इनकम कैलकुलेट करना। इनकम के अंदर हमने क्या देखा सर, इनकम कैलकुलेट करने के अंदर क्या था कि आपका पास्ट अनटैक्स इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर इंडिया से इनकम टैक्स नहीं लगेगा, रिलेटिव से गिफ्ट लोगे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, शादी पे गिफ्ट लोगे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बाकी सभी पे आपका इनकम टैक्स लग रहा था। अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो 2 पे टैक्स लगेगा, रेमिटेंस के केस में 1 के ऊपर टैक्स लगेगा, इंडिया से पैसे कमाओगे तीनों को टैक्स देना होगा, इंडिया में रिसीव करोगे तीनों पे टैक्स देना होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। तो कुछ एक क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और भी करेंगे जो पिछले साल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब जितने भी डिस्प्ले पे क्वेश्चंस है, अगर आप बोलते हो सर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, तो हम उसकी बात करेंगे। एक बच्चे ने बोला भी है सर ये क्वेश्चन मैं देख लूं, आप बताइए एक बार डाउट वाले क्वेश्चन पहले। डाउट में कौन सा आया, कौन सा है पता नहीं, डाउट बता दीजिए एक बार कौन सा क्वेश्चन है। और आज सेमेस्टर 6 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अब मान के चलो एसओएल का तो खैर अभी नहीं आएगा रिजल्ट, लेकिन रेगुलर वालों का बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आपका। इस बार एसओएल ने रेगुलर से पहले रिजल्ट निकाला है। डाउट में अगर आपने प्रैक्टिस किया, कोई जो डिस्प्ले पे है पॉइंट बता दो, तो मैं डाउट में नंबर बता दो तो मैं कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊं वो 10 ईयर के क्वेश्चंस करा दूं मैं। बताइए डाउट में। कोई तो कर रहा था 10 ईयर वाले में है सर, होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, उसका आंसर डिस्कस कर दो। आप क्वेश्चन नंबर बता दो, सभी होमवर्क के आंसर ऑलरेडी पीडीएफ में है। फिर भी चलो, आपने कहा डिस्कस कर दो, तो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा। 10 ईयर वाले का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। कहता है सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया किसके लिए टैक्सेबल, तीनों के लिए। आर ओ आर सॉरी आर, किसके लिए टैक्सेबल ये होगा, आर ओ आर, एन ओ आर और एन आर। किस बेसिस पे सर तीनों पे टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया से है। इनकम प्रोफेशन इंडिया बट रिसीव जर्मनी, अब भाई पैसा भारत में कमा लिया तो तीनों के लिए टैक्सेबल। प्रॉपर्टी इनकम युगांडा, युगांडा भारत में है, कहाँ है, बाहर है। आउट ऑफ विच 240 रेमिटेड टू इंडिया, तो भाई बाहर है तो सिर्फ आर एक के लिए टैक्सेबल होगा। अब हाफ पैसे भारत में रिसीव कर लिए, फर्क ही नहीं पड़ता, रेमिटेड केस में भी एक पे ही टैक्स होता है, और फॉरेन इन इनकम है तो एक के लिए टैक्सेबल है। यहां पे आप अजम्पशन लोगे कि वहीं रिसीव हो रहा है, फॉरेन इनकम है। प्रॉफिट एंड बिजनेस बैंगलोर, तो बैंगलोर तो भारत में ही है तो तीनों के लिए टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इन केनिया, केनिया भारत का पार्ट नहीं है तो किसके लिए टैक्सेबल होगा, और हम मानते हैं ऐसे सिचुएशन में रिसीव वहीं हो रहा है तो सिर्फ आर ओ आर पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो किसके लिए, दो के लिए टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, और हालांकि इसके सभी के आंसर्स मैंने डाल दिए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं 10 ईयर उठा लेता हूं, 10 ईयर के क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है। मैं सीधा 10 ईयर के क्वेश्चन उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि इसमें आंसर था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो पैटर्न आप मान के चलिए कि सर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग इन पर्सन इंडियन ओरिजिन, बोलता है भैया ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, कहीं आप सोचो इंडियन ओरिजिन हो सकता है। कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम 16/10/2020 को, विजिट 190 डेज, ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22 की बात कर रहा है असेसमेंट ईयर। पुराने क्वेश्चन से पुराने डेट है, अब जो मैंने नए बनाए हैं उस पर नए डेट्स बन चुके हैं, तो हमें तो इसी डेट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 190 दिन के लिए विजिट करता है। अब आता कब है? 16/10 में। तो सबसे पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि भैया तू है क्या, उसी के बाद पता करेंगे तेरा पे टैक्स कितना लगेगा। तो कंप्यूट टोटल इनकम मिस्टर एक्स, तो वो आया हमें असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब है हमें, और 21-22 का मतलब है हमें 20 और 21 का टैक्स कैलकुलेट करना है। 20-21 का मतलब हम यहाँ डेज लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ बच्चे कहेंगे सर वैसे ही लिखा हुआ है 190 दिन, तो क्यों ये कर रहे हो कैलकुलेट, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो दिमाग। यहाँ डेट दे रखा है, साल नहीं दे रखा कि इस साल में 190 दिन आया। अब मैं बोलूं कि वो आया मार्च में, 190 दिन रुक के गया, समझ रहे हो बात को। तो मार्च में आके 190 दिन रुका, तो इस साल में तो 30 ही दिन रुका भाई, समझे। तो जब डेट और डेज दे दे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डेट नहीं होता, बोलता इस साल में, मतलब बोलता वो 20 और 21 में 190 दिन आया, तो हमें निश्चिंत हो जाना था भैया 190 दिन आया। तो देखो यहाँ पे कितने दिन आए, 0 0 0 0 0। कब आया था वो? अक्टूबर में 16 तारीख को 0। अब अक्टूबर में 16 तारीख को आया, वो भी इंडिया में होगा, तो कितने हो गए हमारे? 16 दिन, क्योंकि अक्टूबर में 31 होते हैं, तो 16 दिन ही होंगे ना, 16 ही होंगे ना। इसके बाद नवंबर में 30, 31, 31, और फरवरी अब जो आ गया 21 आ गया, तो 28 ही होगा। मार्च में 31। तो एक बार डेज काउंट कर लेते हैं साल में भैया, जिस दिन से आया उस दिन से कितने डेट है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालाक है। ये देखो कितने बने, और बच्चे ने 190 देखा रेजिडेंट और आगे बढ़ गए। ये गलती करते हैं भाई। वो 190 दिन रुका एग्री, लेकिन इसके बाद भी वो रुक ही रहा होगा, लेकिन हमें टैक्स तो इस सेशन का निकालना है। तो इसने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया। अब दूसरा बेसिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए 60 दिन तो है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया ये पहली बार आया है जिंदगी में भारत, तो पिछले 4 सालों में तो 365 दिन होगा ही नहीं, कहीं से भी नहीं हो सकता। तो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करा, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया एनआर, नॉन रेजिडेंट। क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। तो आपसे इनकम एक का पूछा गया है, मैं तीनों का निकाल देता हूं। हालांकि वैसे आपसे पता है किसका इनकम पूछा, इसने बोला नहीं नॉन रेजिडेंट का बताओ, इसने बोला इसका बताओ, तो इसका स्टेटस क्या निकल के आया? नॉन रेजिडेंट। तो आपको बताना तो नॉन रेजिडेंट का ही है, लेकिन मैं तीनों का बता देता हूं, और फिर मैं हटा दूंगा कि भैया इसका ही लेना है। ये लीजिए, चलिए। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो भैया इंडिया के जमीन से हो गए ना। तो भैया आपका आर ओ आर हो, चाहे एन ओ आर हो, चाहे एन आर ओ हो, हमें तो करना है इसके लिए, तो तीनों टैक्स देंगे, तो 2.5 लाख। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, बोलता है रॉयल्टी रिसीव किया है फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। पेड नो हाउ यूज ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। नो हाउ क्या होता है? गुडविल के तरीके से मान लो, ठीक है ना, तो इंटेंजिबल एसेट से एक। तो रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुआ, कहता है पेड नो हाउ यूज बाय द पेयर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कहां पे था? इंडिया में था। मतलब रिसीव फॉरेन से हुआ, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, और लेकिन जो पेमेंट किया रॉयल्टी, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहां था? इंडिया में। यानी जो रॉयल्टी वो दे रहा था, जो रिसीव हो रहा था, वो इंडिया के वहां से कमाया जा रहा था रॉयल्टी। मान रॉयल्टी बेसिकली होता किस लिए? किताब वगैरह के लिए, बुक्स वगैरह के लिए, या आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं,
जो कि एकदम अब दूसरा नहीं है। जैसे अब लाल किले को किराए पे दे देते हैं, तो लाल किले को रॉयल्टी पे दिया जाएगा, उससे क्या लिया जाएगा, रॉयल्टी। और ज़्यादातर बुक्स वगैरह के लिए रॉयल्टी चलता है। तो रॉयल्टी इनकम कहाँ से है, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में था, तो रॉयल्टी कहाँ के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया में हो गया, तो तीनों के लिए, समझे। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भूटान रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड है ना, तो एक के लिए ही होगा, दैट इज 3 लाख। यानी आपसे पूछा गया था तो इसकी इनकम कितनी बन जाएगी, 3.5 लाख, इसकी 3.5 लाख, लेकिन इसकी बन जाएगी 3 2 5 और 6 6.5 लाख। ये क्वेश्चन में जवाब देना है, तो आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। एक बार इसके आंसर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आंसर लिखने का आपको तरीका भी पता होना चाहिए। डेज वगैरह तो कैलकुलेट करना ठीक है, तो आज की क्लास में हम आंसर को भी देखेंगे, देखते हैं कैसे लिखते हैं। आइए, सबसे पहले इन्होंने बताया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, यानी 2021 के दौरान, 2021 के दौरान देखिए क्या लिखता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर एक्स इन इंडियन ओनली, मिस्टर एक्स इज इन इंडिया ओनली 167 दिन, जो हमने भी निकाला था 167 डेज। मतलब पहले आपने ये बता दिया थ्योरी लिखते टाइम पे, आंसर लिखते टाइम पे, कि भैया ये इंडिया में इतने दिन रुका था इस साल में, क्योंकि हमें टैक्स किस साल के लिए निकालना है, इस साल के लिए। आगे इसने बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके डेज को जैसे हमने निकाला है उसी के हिसाब से डेज को भी कर दिया गया। यानी बोला गया भैया अक्टूबर में 16 दिन, 30 दिन, जो कि हम वहां पे वैसे निकाल रहे थे ना, एक एकदम रफली फॉर्मेट में, इसको थोड़ा सा सजा के लिख दिया इसने, कि भैया अक्टूबर में कैसे बने 167 दिन वो बता रहा है, अक्टूबर में बना इतना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे। ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1), या आप यहां पे ये लिख सकते हो, ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। क्या लिख सकते हो उसके जगह पे, बेसिक कंडीशन, ठीक है ना। तो ये यहां पे बात बन गई। देयर फोर ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट, इस वजह से कहा जा सकता है कि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। और क्वेश्चंस के आंसर मान लो अगर 10 नंबर में आ गया तो और इलेबोरेट करना है, तो ही इज नॉट सेटिस्फाई द any one of the basic condition is if at least stay in India 182 days, basic condition 2 is 60 days or 365 days preceding 4 year. If any one condition satisfy the Mr. X, he will be become resident, but he will be none of the above कंडीशन या बोथ कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई नहीं किया, तो उस वजह से इसको नॉन रेजिडेंट। मतलब होता ना एक आंसर 10 नंबर का आ गया, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। यानी जो आपको मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों को एक थ्योरी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दो। और हालांकि ये चीजें जो होती है ना 182 दिन, 365, ये थ्योरी में ही होता है, लॉ में वो तो पढ़ाया इस हिसाब से जा रहा है आपको, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। चलिए, इंडियन असेसमेंट ईयर 21-22, अब आगे बात करते हैं सर इसके इनकम की। तो इनकम यहां पे निकाल दिया। अब स्टार्टिंग में क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ असेसमेंट ईयर लिख दो आप, और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में। तो इंटरेस्ट रॉयल्टी यहां पे देखो, नॉट टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट के लिए ये हो गया 3,50,000, बस इतना लिख के आओ। और आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन जब आया होगा, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो 12 नंबर का, पहले 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, तो उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो वो 10 नंबर के केस में आया होगा। लेकिन सर अगर हम इस क्वेश्चंस के आंसर को, अगर इस क्वेश्चंस के आंसर को हम ऐसे करके आते हैं, ऐसे इस फॉर्मेट में, कि ये डेज वेज हमने रफली निकाल लिया और एग्जामिनर को बताया नहीं, कहीं रफ में लिख लिया और ये वाला टोटल करके निकाल लिया, बोला मैंने तो इनकम निकाल के बता दिया जो पूछा था, तो ऐसे केस में अगर ये 12 नंबर का आता है तो आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे पेपर में। तो नॉट एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे।